नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे समर्थक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पीएम मोदी का सत्ता का सिस्टम ही हिला हुआ है और इस प्रकार से यह सिस्टम हिला हुआ है जिस हिले हुए सिस्टम के सहारे न तो नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है और न ही अमित शाह का वह चाणक्य नीति का कहीं कोई दर्शन हो रहा है मोदी 3.0 में। लेकिन इस सिस्टम को, इस हिले हुए सिस्टम को और ज्यादा हिलाने की बुनियाद भी रखी जा रही है, उसकी बिसात भी बिछाई जा रही है और इस हिले हुए सिस्टम को और ज्यादा हिलाने का काम न तो राहुल गांधी कर रहे हैं, न ही अखिलेश यादव कर रहे हैं, न ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं और ना ही इस हिले हुए सिस्टम को और ज्यादा हिलाने का काम ना ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार कर रहे हैं और वही ना ममता बनर्जी और वही अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं कर रहा है। दरअसल ये हिला हुआ सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का और संघ का सिस्टम और एक ऐसा सिस्टम जिसने इस भारत देश के भीतर चुनावी हिंदुत्व को, इस भारत देश के तमाम बुनियादी जरूरतों के, मूलभूत जरूरतों को ऊपर लाकर उठा दिया था। तो उस हर समस्या का निदान सांप्रदायिकता की आड़ में लेकर के ढूंढा जा रहा था, खोजा रहा था और उस सांप्रदायिकता से आगे निकल करके जब देश की जनता जब अपने मुद्दों पर वापस आने लगी तो सिस्टम को तो हिलना ही था। लेकिन इस पूरे हिले हुए सिस्टम को 3 राज्य पूरी तरह से झकझोरने के लिए तैयार है। और ये 3 राज्य कौन है? अगर इन 3 राज्यों के बारे में अगर बात करें तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि बस 2024 किसी तरह से बीत जाए, नरेंद्र मोदी सरकार यही चाहती है। लेकिन 2024 बीतते बीतते क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उसी स्वरूप में दिखाई देगी जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संघ के तहत जैसे आज ढीली दिखाई पड़ती है या आज से करीब 6 महीने पहले ढीली दिखाई पड़ रही थी, क्या आगे भी इस तरह से ढीली पड़ी रहेगी? नागपुर इसके बारे में, इस बात को मानने के लिए तैयार है। दिल्ली इस बारे में संघ को लू फल देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संघ की और बढ़ती कहीं है, संघ की ग्रिप तब बढ़ती है जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का या तो संवरना या बिखरना शुरू होता है। आरएसएस की बुनियाद तभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ मजबूत होती हुई दिखाई देती है जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी जरें कमजोर होने लगती है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी हो, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अक्सर संघ टकराव नहीं करता। लेकिन यह भारत देश एक ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी से भी टकराव करने की स्थिति में, न तो राजनीतिक टकराव, न तो अपने संगठन से टकराव, न ही अपने बाकी संगठनों से टकराव, न ही इस भारत देश की आम जनता के साथ सत्ता के टकराव की जो एक नई रवायत शुरू हुई थी, उस रवायत पर जब इस भारत देश के 4 जून को जब विराम लगा दिया इस देश की आम जनता ने, गठबंधन के दौर में, उस सुनहरे दौर में इस भारत देश को वापस लौटा ले आया जिस सुनहरे अवसर में इस भारत देश के जीडीपी का। लेकिन वही आज की बात है कि 3 ऐसे राज्य हैं, 3 इलाकों के 3 राज्य, उत्तर पश्चिम और पूरब के 3 राज्य इस देश के, वैसे 3 राज्य जिसने इस बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता में 4 चांद लगाए थे, उन 3 राज्यों में अब जिस प्रकार राजनीतिक संधियां हो रही है, जिस प्रकार से पूरी बिसात बिछाई जा रही है, जहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं और इन सब से आगे निकलकर देश के किसान दिल्ली पहुंचने के लिए सत्ता परिवर्तन का इंतजार इनमें से एक राज्य में कर रहे हैं, तो आप बखूबी सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में आगे निकल चुकी है। हम आपको 3 चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा सीट है, 288 विधानसभा की सीटें आती हैं। हरियाणा 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 लोकसभा सीटों के भीतर करीब 90 विधानसभा सीट आती है। और वहीं इसके आगे बढ़ के करें तो झारखंड, जहां पर 14 लोकसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा सीटें, कुल मिलाकर के अगर कहे तो 72 लोकसभा सीटों वाला एक ऐसा इलाका, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की खुद की जड़ कभी मजबूत नहीं रही। ये अलग बात रही है कि कहीं पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, तो कहीं मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के नेतृत्व में, तो फिर कहीं बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में अलग अलग समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल जब कर ली। लेकिन अब छोटा नागपुर कभी नागपुर नहीं बन पाया, यानी कभी नागपुर भी नागपुर नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी के सपनों का नागपुर तो कभी नागपुर हो नहीं पाया। वहीं हरियाणा, उसको तो छोड़ ही दीजिए कि बीजेपी किस रूप में चला, इसलिए भी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां चुनावी हिंदुत्व की गुंजाइश नहीं है, जिस चुनावी हिंदुत्व के सहारे सब खाप पंचायत को अपने ढांचे में ढाला जा सके। विशेष प्रकार की परिस्थितियों के भीतर सत्ता आ गई थी, लेकिन वो सत्ता
किसान राजनीति के लिए जाने जाने वाले हरियाणा के भीतर ज़्यादा दिनों तक टिकनी नहीं थी। वहाँ गुजरात मॉडल नहीं चलना था। तो जब गुजरात मॉडल नहीं चलना था, क्या फर्क पड़ता है कि मनोहर लाल खट्टर रहे या फिर नायब सैनी रहे? चुनाव तो जमीन के ऊपर लड़ा जाता है। चुनाव महिला पहलवानों की अस्मिता के सवाल पर लड़ा जाएगा। चुनाव के किसानों के मूलभूत समस्याओं के, उनकी एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुद्दे के आधार पर लड़ा जाएगा। सड़कों पर कील उगाने वाले जो सरकार थी और उनके साथ जैसे देश की जनता खड़ा हो जाएगी, ये कतई नहीं होने वाला। लेकिन बात अगर झारखंड की कर ले तो झारखंड में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहीं बीजेपी के सहयोग करने के लिए और संघ भी अब तैयार नहीं होता है। ये वही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री को पिछले चुनाव के भीतर एक निर्दलीय बीजेपी से निकले हुए एक सम्मानित नेता सरयू राय ने हरा दिया था। एक निर्दलीय के हाथों एक मुख्यमंत्री की हार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल है भारत के राज्य में, और ऐसा हुआ। झारखंड ने कर दिखाया। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड के भीतर उद्धार का नेतृत्व होता है। जी हाँ, उद्धार का नेतृत्व, क्योंकि बाबूलाल मरांडी कब की पार्टी छोड़ चुके थे, अब वो पार्टी में वापस आ चुके। अर्जुन मुंडा दिल्ली रुखसत हो चुके थे। अब दिल्ली की रुखसती जो है अब राज्य में उनकी वापसी का बुनियाद तैयार करती हुई दिख रही है। वही लोकसभा चुनाव में तो मिट्टी मलिन होती हुई रह गई पूरे झारखंड के भीतर, कुछ सीटों पे हो तक गया। तो आज के दौर में यदि आदिवासी अस्मिता की आपके साथ अगर हम बात करें, आदिवासियों को वनवासी कह करके एक अलग तरह के नैरेटिव में ढालने की कोशिश और उनके मूलभूत सवालों से जी चुराने, पेशा कानून को लेकर के लड़ रहे आदिवासियों के सवाल पर सरकार की तरफ से मूलभूत जवाब दिए जाने वाले और इन सब से आगे निकल करके झारखंड की प्राकृतिक संपदा का दोहन करने की मानसिकता के साथ सत्ता कभी नहीं चल सकती। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं झारखंड के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार का विकास मॉडल का। गोंडा के भीतर एक पावर प्लांट लगता है झारखंड के गोंडा में, और उस पावर प्लांट के लिए हजारों एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया। उस पावर प्लांट के भीतर प्लांट अडानी का लगा, कोयला ऑस्ट्रेलिया का, बिजली बांग्लादेश को दी जाए, पैसा कमाएगा अडानी समूह, अडानी ग्रुप। अब झारखंड को यहाँ पे क्या मिलता है और क्या मिल रहा है उस पावर प्लांट से? झारखंड को मिल रहा है केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्रदूषण कह सकते हैं आमतौर पे। यही मॉडल है बीजेपी का झारखंड के भीतर। एक ऐसा विकास मॉडल झारखंड में लगाया गया जिससे झारखंड के लोगों को प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या इस पूरे विकास मॉडल के साथ झारखंड के लोग चलने के लिए तैयार होंगे? हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हो चुकी है। और इन दोनों से आगे निकल करके अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने व्यूह रचना की, जिस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना के खंड खंड होने के बावजूद भी शिवसेना और शरद पवार, एनसीपी और शरद पवार और शिवसेना यानी उद्धव वाला जो गुट जो था वो कांग्रेस के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में जो बिसात बिछाई, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं सियासी रूप से खतरे की घंटी। अब तो राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे हैं, यात्रा करने वाले हैं राहुल गांधी। उनकी यात्रा भी महाराष्ट्र के भीतर, शिवसेना की भी भागीदारी उसमें होगी। यानी ये कहे कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे ने, और वहीं आगे अगर उससे निकल के बात करें तो वो भी शामिल होंगे उसके उनकी यात्रा में शरद पवार, सुप्रिया सुले भी, कांग्रेस के तमाम सारे नेता होंगे। और इसी राजनीति को अगर आगे बढ़ करके अगर निकल करके देखिए तो साफ साफ दिखाई देता है कि इस भारत देश के अर्थतंत्र के भीतर सबसे ज़्यादा मजबूत भूमिका निभाने वाले राज्य महाराष्ट्र, जो न एक तरफ से विदर्भ का सूखा होता है तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई का ग्लैमर होता है। एक तरफ कोंकण की वादियाँ हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर दूध और प्याज फेंकने के लिए मजबूर होने वाले किसान और कृषक समाज के लोग होते हैं। यही महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सत्ता का दौर का वो विकास मॉडल है जिसने पूर्व से चली आ रही ऐसी प्रथाओं का अंत करने की बजाय उसको अपनी तरफ से बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या प्याज फेंकने के लिए एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है? उस एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश के किसानों को क्या मिल रहा है? उस एक्सप्रेसवे के माध्यम से विदर्भ के लोगों को क्या कुछ मिला है? मराठवाड़ा को क्या मिलता है? मेहनत का अमाम को क्या देश की जनता को मिलता है? कोंकण और मुंबई को क्या सब मिल रहा है? पूरे बारामती को क्या मिल रहा है? पुणे और बारामती को? ये सवाल इस दौर में इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि मराठी अस्मिता के सवाल पर मराठी मानुस कभी समझौता नहीं करता। मराठी अस्मिता का सवाल इतना भावनावान सवाल बन गया है जहाँ पर मनोज
जहां वो एक आंदोलन से उत्पन्न परिस्थिति ने जहां पर एक तरह से बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को एक्सपोज करके रख दिया था, वह चुनावी हिंदुत्व जिसकी जड़ें पूरी तरह से कभी महाराष्ट्र के भीतर जमी ही नहीं, वह चुनावी हिंदुत्व जिन्हें आरएसएस के जब जन्मस्थलीय माने जाने वाले राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी का बैंड तक बजा के रख दिया था, और वो चुनावी हिंदुत्व जिस चुनावी हिंदुत्व के पर्यायवाची के तौर पर अगर देखें तो मराठी मानुस गुवाहाटी मॉडल की राजनीति उस पॉलिटिकल खेल को देखने पे मजबूर हो गया था। वो चुनावी हिंदुत्व जिस चुनावी हिंदुत्व के भीतर चेहरा गुजरात लॉबी का लगा हुआ था और महाराष्ट्र पूरा के गुजरात। इन हालातों के भीतर जरूरत तो बदलना ही था, और मिजाज जब बदल रहा था, लोगों के वे ऑफ थिंकिंग जब बदल रही थी, सोचने समझने की ढर्रा बदल रहा था, उस समय महाराष्ट्र के भीतर पीएम मोदी और अमित शाह के सदारत वाली उनके नेतृत्व वाली सरकार जेपी नड्डा की जेपी नड्डा के भाजपा कहने पे वाकई कहते हैं ना कि एक मसी ठिठोली वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक कहते हैं ना दरवान वाली बात। लेकिन खैर जब तक वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके भाजपा कहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें सत्ता के भीतर जो रवायत चल रही है, उस रवायत के साथ मराठी मानुस का मिजाज मेल ही नहीं खाता। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे झारखंड के आदिवासी अस्मिता बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के साथ तालमेल नहीं खाती, बिरसा मुंडा की विरासत जैसे मेल नहीं खाती, संताल चेतना जैसे मेल नहीं खाती, जैसे हरियाणा का किसान आंदोलन और हरियाणा का मिजाज, खेती किसानी वाले राज्य का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल नहीं खाता। ठीक उन परिस्थितियों के भीतर कहीं पर पेपर लीक का मामला, कहीं नीट का एग्जाम दोबारा कराने की कवायद, कहीं किसानों का मसला, कहीं महिला पहलवानों का, कहीं आदिवासियों का मसला, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला, कहीं कास्ट सेंसस का, कहीं मराठा आरक्षण का, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ आकर के जब एक मंच पे मिलती है तो उन परिस्थितियों में आप भूल ही जाइए कि कौन इस देश में राहुल गांधी है और कौन उद्धव ठाकरे है, कौन शरद पवार है और कौन नरेंद्र मोदी है, कौन अमित शाह है, कौन जेपी नड्डा है और कौन मनोहर लाल खट्टर है, कौन हेमंत सोरेन है, कौन नायब सैनी है। अब देश की जनता मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर ही कहते हैं लचर संगठन के सारे चुनाव लड़ रहे कांग्रेस को लोगों ने 99 सीटों तक पहुंचा दिया। इंडिया अलायंस को 274 लोगों ने काफी बहुत बड़ी चुनावी तैयारी के बिना ही पहुंचा दिया। तो आज के दौर में जो 3 राज्य ऐसे हैं जिन 3 राज्यों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पीएम मोदी को सत्ता तक पहुंचाने में, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में, उन 3 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से मुंह मोड़ लेने का जो एक प्लान तैयार किया, वो मुंह मोड़ने का प्लान अगर जनमत को तब्दील अगर अक्टूबर नवंबर में, तो आप तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार और नायडू भी मुंह फेरने में देर नहीं करेंगे। नीतीश कुमार और नायडू उस दिन की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं जिस दिन मराठी मानुस अपना जनपद अपनी जनमत सुना दे, और जिस दिन झारखंड की जनता अपनी जनमत सुना दे, और उस जनमत के बाद जिस प्रकार की कवायद रवायत दिल्ली के भीतर होनी है, उस कवायद रवायत के लिए जिस प्रकार से गुजरात लॉबी, गुजरात मॉडल पहले से ही एक अलग तरह की सूरत बना दिख रहे, वो इस बार जमीन पर नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे यही कहा जाना चाहिए कि अब सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास बहुत सारे विकल्प नहीं बचे हुए हैं। अब सांप्रदायिक राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस देश में नहीं बचा है। महाराष्ट्र में भी तो ऐसे कभी भी होने से हरियाणा के भीतर उसकी बुनियाद रखने की कोशिश जरूर की गई, कुछ हद तक कुछ शरारती तत्वों के द्वारा लू और मेवाड़ से की गई, लेकिन हरियाणा की जनमत उनको वही कुचल के रख दिया। और वही झारखंड के भीतर, झारखंड में राजनीति का मिजाज ही सांप्रदायिकता को कुछ देने वाला नहीं। झारखंड का मिजाज एक अलग तरह की सामाजिक सांस्कृतिक रचना के लिए जाना जाता है। वहाँ पर उड़ान की बातें होती है, और अगर इस पॉलिटिकल तौर पे अगर ऐसा हो तो आप तय मान लीजिए कि गोड्डा के भीतर पावर प्लांट का प्रदूषण सियासी प्रदूषण से कहीं कम खतरनाक हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में देश की जनता उस ओर एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि चलने का काम। वही राजनीति बदल चुकी है देश की। राहुल गांधी अब पप्पू नहीं, राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता के रूप में सामने आ गए। ठीक कुछ इसी प्रकार से अखिलेश यादव मजबूत हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी द्वारका से पूरी तक 4 राज्यों में सिमटती हुई दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन तीन चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे
हिंदुत्व के कॉरिडोर को तैयार करते हुए दिख रही है, जिस कॉरिडोर के उत्तर में मंडल राजनीति है, जिस कॉरिडोर के दक्षिण में एक अलग ही प्रकार के एक ऐसी कहते हैं ना बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर क्षेत्रीय अनेकता को समेटे हुए विषमताओं से पार पाने की सामाजिक आंदोलन की एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां पर उस चुनावी हिंदुत्व के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती। थोड़ी बहुत जगह अगर मिल भी गई थी, लेकिन इस चुनावी हिंदुत्व के आश्रय नहीं, बल्कि वो दूसरे मुद्दों के सहारे थी। लेकिन ऐसे में अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इस बात के लिए तो विपक्ष जरूर धन्यवाद करेगा, क्योंकि कम से कम सतपुरा के बिंद के दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात कमजोर कर देगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को एक तरह से ये कहे कि खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व में जो नीतियों में जो दक्षिण में भी उतनी ही प्रभावित रहे जितने मंडल राजनीति के केंद्र उत्तर में सफलता मिल गई थी। लेकिन यूपी की सफलता हाल ही भीड़ पर खड़ते जो लोकसभा चुनाव में भरभरा करके ढह कर गिर गया। आने वाले समय में देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन ये तीन राज्य पीएम मोदी और अमित शाह के लिए एक कहते हैं ना पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को, राजनीतिक रणनीतियों को एक तरह से उलट फेर करने की तैयार है। वो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट के भीतर कॉरपोरेट के चंदे के दौर में, उसके दम पर, कॉरपोरेट के पैसे के दम पर 2013-14 के दौर में इस प्रकार से एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में, एक बड़े उत्पाद के रूप में देश की आम जनता तक पहुंचाया, जिसको लोगों को ऐसा लगा कि सारी समस्याओं का समाधान तो यहीं पे है। लेकिन समाधान जब खुद ही समस्या बनने लगा तो देश की आम जनता, देश